एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है 28 दिसंबर 2022 ईवीएस और ईवीएस पेडागोजी का जो सी टेट में पूछा गया है। और इसके पहले 2021-22 वाला हम एक प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, वहां आपको मिलेगा सी टेट प्रीवियस ईयर 2021-22 जितना भी शिफ्ट में हुआ है 3 टॉपिक सीडीपी, ईवीएस और हिंदी पेडागोजी, ये तीनों का हम संपूर्ण विश्लेषण करके दिए हैं। और जो भी वो प्रीवियस ईयर 21-22 वाला देखा है ना, तो वो 22-23 में उसको बहुत बड़ा थोड़ा अचीव मिला है, बहुत ज़्यादा उसको हेल्प मिला है स्कोरिंग करने में, क्योंकि कई प्रश्न ऐसे हैं सब टॉपिक में जो कि बार बार रिपीटेड होता है। इसलिए हमेशा स्टूडेंट्स को फोर्स करते हैं कि आप प्रीवियस ईयर ज़रूर बनाइए। यदि आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, आप टॉपिक पढ़ लिए हैं, तो प्रीवियस ईयर बनाइएगा तो उस टाइप का प्रश्न आपका रिपीट होता है। तो आज का टॉपिक हम लोग देखेंगे जो 28 दिसंबर 2022 को पर्यावरण में पूछा गया 30 प्रश्न है, जिसमें ईवीएस 15 और ईवीएस पेडागोजी 15 है, उसका हम लोग आज संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता है। देखिए लिंग पूर्वाग्रह क्या है, लिंग दो, एक मेल और दूसरा फीमेल, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लड़का और लड़की, जब दोनों में हम भेद करते हैं तो ऐसे पूर्वाग्रह को कहते हैं लिंग पूर्वाग्रह। यानी पूर्वाग्रह का मतलब क्या हुआ कि हम अनुमान लगा लेते हैं, हाँ लड़की का ये गुण है, मतलब एकदम नकारात्मक चीज़ें, हाँ लड़का में ये गुण होता है, तो इसको कहते हैं हम लोग लिंग पूर्वाग्रह। तो कौन सा कथन है, विद्यार्थियों, एक शिक्षक कह रहा है विद्यार्थियों हम सभी ने अच्छा काम किया। यहाँ देखिए कोई भी ना तो लड़का को इंडिकेट कर रहा है ना लड़की को, ये लिंग पूर्वाग्रह का उदाहरण नहीं है। लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो, या स्पेशल किसको बोला जा रहा है, लड़के को। लड़कों और लड़कियों चलो हम सब एक खेल खेलें, यहाँ पर स्पेशल नहीं खेल खेलाना है कि सिर्फ लड़का खेलेगा, लड़की में खेलने की क्षमता नहीं पाई जाती है। विद्यार्थियों मैं तुम्हारे प्रदर्शन से खुश नहीं हूँ। विद्यार्थियों यदि लड़की रहती या लड़का रहता तो होता, यहाँ स्पेशल एक लिंग के प्रति है, किसके प्रति, लड़कों, तुम हमेशा शोर मचाते हो। यानी कहा भी जाता है कि लड़की शांत होती है, लड़के शोर मचाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, लिंग पूर्वाग्रह है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। सौर पदार्थ यानी जो सोलर सेल है, सोलर सेल देखिएगा आजकल जो है पंचायत में भी पंचायत के द्वारा भी जो है ना वाटर टैंक लगाया गया और वो सोलर सिस्टम से चलता है। उसमें एक छत टाइप का बना देता है नहीं, और ये ऊपर देखिएगा ब्लैक रहता है पट्टी, और उसी से जोड़कर बैटरी से लगा देता है। तो सोलर प्लेट का काम क्या है, सोलर सेल का काम क्या है कि सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना, सोलर प्लेट का। तो सोलर प्लेट किससे बना रहता है, सिलिकॉन और गैल्मियम का बना रहता है। ये लिख लीजिए आप लोग, गैल्मियम, दो चीज़ का बना रहता है, ज़्यादातर सिलिकॉन का ही रहता है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िबद्धता का प्रदर्शन करता है। लिंग रूढ़िबद्धता यानी वही बात हो गया, लिंग पूर्वाग्रह, लिंग रूढ़िबद्धता क्या हो गया कि किसी एक के बारे में हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं या हमारी धारणा होती है। सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं। दूसरा, एशियाई लोग खेलों में अच्छे नहीं होते हैं। तो यहाँ लिंग प्रदर्शित नहीं कर रहा है, ना या लड़का हो या लड़की हो, यहाँ क्या है, एशियाई लोग। सामान्यतः लड़कों की तुलना में लड़कियों का पेशीय द्रव्यमान कम होता है। लड़कों व लड़कियों ने कुश्ती में हिस्सा लिया, तो दोनों लिया, तो ये भी। अब देखिए यहाँ पर रूढ़िबद्धता का मतलब आपको नकारात्मक चीज़ें सोचना है, और विशेष करके लड़कियों के बारे में। सामान्यतः लड़कों की तुलना में लड़कियों का पेशीय द्रव्यमान कम होता है, ये रियल है। ये क्या, उसका शारीरिक यानी फिजिकल है कि मांसपेशी वह लड़कियों का कम होता है, ये कथन सही है। ये रूढ़िबद्धता नहीं है। रूढ़िबद्धता क्या है कि सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती है, ये बेहतर है, क्योंकि लड़कियों को आप बचपन से खाना बनवा रहे हैं तो वो खाना अच्छी बनाएगी। लेकिन ये तो फिजिकल आपका गॉड गिफ्टेड है, लड़की का मसल्स कमज़ोर होना या लड़कों का मसल्स मजबूत होना, ये बचपन से
आप कितनों लड़की को कर दीजिए, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसी हिसाब से होगा, ये नेचुरल है। तो ये धारणा समाज में क्या है, लिंग रूढ़िबद्धता है कि लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बनावट वाले घोंसले बनाता है और मादा चिड़िया इनमें से सबसे बढ़िया घोंसला अपने अंडे देने के लिए चुनती है, यह कौन सी चिड़िया है? आंसर तो बाद में बताएंगे। देखिए, ये सिर्फ मनुष्य में ही नहीं होता है, ये सिर्फ लड़के और लड़कियों में ही नहीं होता है कि लड़का रिझाने के लिए लड़कियों को जो है ना तरह तरह का एक्टिविटी करता है। सिर्फ लड़कियों या लड़कों या मनुष्य में ही नहीं होता, ये जानवरों में भी होता है, पक्षियों में भी होता है। ये पक्षी जो है ना क्या करता है कि कई घोंसला बनाता है अट्रैक्टिव करने के लिए, मादा चिड़िया को अट्रैक्टिव करने के लिए कई घोंसला बनाता है, और वो मादा चिड़िया उसके घोंसले को ऑब्जर्व करती है, हर घोंसले में घुस घुस कर देखती है कौन सा घोंसला बेहतर है, जो उसको बढ़िया लगा फिर उसके साथ नर के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है और वो अंडे देती है। लेकिन यदि वो मान लिया जाए कि 4 घोंसला बनाया, चारों में से कोई पसंद नहीं आया, तो फिर वो उड़ जाती है। तो नर समझ जाता है कि भाई मेरे कार्यों से हमारी मैडम खुश नहीं है, तो फिर से वो प्रयास करती है। तो ये चिड़िया क्या है, वीवर बर्ड यानी जुलाही चिड़िया, जिसको बया चिड़िया भी कहते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई? समूह में मधुमक्खी समूह में रहती है, चींटियां समूह में रहती है, मकड़ी समूह में नहीं रहती है। ततैया जो पीला पीला रहता है, जिसको हम लोग अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानते होंगे, ततैया जो मधुमक्खी की तरह छत्ते बनाती है, बिरनी जिसको कह सकते हैं। ततैया, दीमक पेड़ वगैरह में मिट्टी का लेप लगा देता है और उसी के अंदर रहता है, ये भी ग्रुप में रहता है, ये भी ग्रुप में रहता है, ये भी ग्रुप में, ये ग्रुप में और चींटियां भी ग्रुप में। चींटियां, मच्छर, मकड़ी तो है ही नहीं, मधुमक्खी घर में पाई जाने वाली मक्खी ये भी नहीं है। तो क्या है, ततैया, दीमक और चींटियां ग्रुप में रहती है, समूह में रहती है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, फूलों की पहचान कीजिए, केवल रात में ही खिलता है। ये रात में खिलने वाली फूल, रात की रानी औषधि बनाने के काम में लाया जाता है। औषधि बनाने के काम में गुड़हल होता है। ठीक है, रात की रानी फर्स्टे में है, तो देख सकते हैं केवल रात में खिलता है ये रात की रानी। गुड़हल क्या हो गया, इससे दवाई वगैरह बनाई जाती है, जिसको अड़हुल भी कहते हैं। गेंदा से रंग वगैरह बनाई जाती है, और गुलाब जो ये पूरे वर्ष खिलता है। तो ये है क्रमशः क्या, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में से कौन सा कथन सही नहीं है? केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, ये सही है। देखिए पूरा डिटेल बता देंगे, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। श्रमिक मक्खी यानी जो काम करने वाली मक्खी होती है, नर मक्खी होती है। छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती है, छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है। देखिए छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी भी होती है, और जो रानी मक्खी होती है वो अंडे देती है। और उसमें जो है ना कई तरह की मक्खियाँ छत्ते में होती है। नर मक्खी कई तरह का होता है, कुछ नर मक्खी जो होते हैं वो श्रमिक होते हैं, और कुछ मादा मक्खी भी श्रमिक होते हैं जो कि बच्चे होते हैं, एडल्ट नहीं। एडल्ट होने पर रानी मक्खी से फाइट करती है, उसको मार कर गिरा देती है और फिर खुद अपनी रानी बनती है। तो जो बच्चे होते हैं यानी वो भी काम करते हैं। दूसरा क्या है कि कुछ नर मक्खी ऐसे होते हैं जो सिर्फ रानी मक्खी के साथ चिपके रहते हैं, यानी फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। तो ये क्या है कि श्रमिक मक्खी यानी काम करने वाली सिर्फ नर मक्खी होती है, ऐसी बात नहीं है। छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती है, ये भी नहीं है। यानी ये क्या है, गलत है। छत्ते में कई तरह की नर मक्खियाँ पाई जाती है, एक फिजिकल रिलेशन बनाने वाला, एक श्रमिक वाला। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह फल का है? फल किसी भी पौधे का जो भाग होता है, जड़ होता है, तना होता है, पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं और बीज होते हैं। तो फल यानी पौधे में जो फल है, यदि मिर्च पौधे में फल रहा है तो वो उसका फल है, बैगन फल रहा है तो फल है, कद्दू फल रहा है तो वो फल है, सेब है तो उस पौधे का फल है, ये जान लीजिए आप। तो आलू, बैगन, आम। आलू क्या है, ये तना है जो जमीन के अंदर पाई जाती है। केला, बैगन, सेब, टमाटर, केला, अदरक। अदरक भी क्या है, ये तना है।
केला, भिंडी, आलू। आलू क्या है? तना है। तो यानी फल का भाग पूछ रहा है, तो पौधे का फल केला है, बैगन के पौधे का फल बैगन है, सेब के पौधे का फल सेब है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, भारत के अनेक इलाकों में पाई जाने वाली बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बावड़ी का मतलब होता है जहाँ पर प्राचीन काल में पानी वगैरह, मध्यकालीन भाग में जो है, मध्यकालीन भारत में जो है बावड़ी वगैरह बनाया जाता है, जो कि एक तरह का कहें कि डोभा है, यानी पानी संग्रह करने का तरीका था। तो उसके बारे में कौन कथन सही है? यह जल संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, ये सही है। पहले लोग जल को बचाते थे, संरक्षण करते थे, तो बावड़ी वगैरह बना दिया जाता था डोभा टाइप का, और फिर ईंटा से चारों तरफ दीवार दे दिया जाता था। बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता था। यह वर्षा जल संग्रहण और पुनः आवेशन के सिद्धांत पर आधारित है, यानी इस वर्षा जल को जमा करता था और फिर से जब खत्म हो जाता था तो फिर से उसमें वर्षा जल भी लाता था। तो ये भी कथन क्या है? सही है। उनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता था। लोग उस बावड़ी का प्रयोग सामुदायिक यानी दसगर्दा उपयोग किया जाता था। कहने का मतलब कि जानवर को नहवाना है, फिर जाके पानी पीना भी है, या फिर कपड़ा वगैरह साफ करना है, तो उसका प्रयोग करता था। तो ये वाला गलत है कि बावड़ी का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता, जबकि उस समय बावड़ी का जल पीने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। तो इस तरह इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती है। यह सुरंगें एक किन पहाड़ियों में? देखिए, अहमदाबाद गुजरात में है और गुजरात से त्रिवेंद्रम जो है ये केरल में है, केरल में है। तो इसमें क्या है कि यहाँ गुजरात से लेकर ये जाने में यहाँ पर हजारों पुल है और सुरंग है। चूँकि ये इसको कहते हैं वेस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, इसको कहते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में जो है ना कई पुल, पुलिया और सुरंगें पाई जाती है, इसको कहते हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट यानी हमारे दाएं तरफ, नक्शा के दाएं तरफ पूरब और बाएं तरफ पश्चिम। तो ये पश्चिमी घाट में इस तरह का पाया जाता है, यानी इसका आंसर क्या हो गया? पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सही है? अभिकथन है, हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे हाथी होते हैं। सही बात है, जो हाथी के झुंड में सिर्फ हथिनियाँ और बच्चे में अब नर और मादा दोनों। लेकिन जैसे नर वयस्क हो जाता है, जवान हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वो हाथी के झुंड को छोड़कर अकेले घूमने लगता है। दूसरा है तर्क, नर हाथी चारों ओर अकेले ही घूमते हैं। सही बात है, नर हाथी जब बड़ा हो जाता है तो झुंड को छोड़कर अकेले घूमने लगता है। यानी ये कथन भी सही और कारण भी यानी तर्क भी सही, दोनों सही। लेकिन दोनों एक दूसरे को पूरक नहीं है, मतलब व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है एक ही नहीं। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है एक ही, यानी कथन दोनों सही है लेकिन दोनों क्या है? अलग अलग बात है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, नीचे कक्षा 5 के 4 बच्चों के खून की जांच रिपोर्ट में उनके हीमोग्लोबिन स्तर के बारे में बताया गया है। देखिए, हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है उसका रंग, ब्लड का रंग जो लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है उस बीमारी को कहते हैं एनीमिया, यानी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो गया। और हमेशा जो है एक वयस्क में यानी 12 ग्राम प्रति DL से अधिक होना चाहिए हीमोग्लोबिन। यदि कम है तो उसको क्या है? एनीमिया की बीमारी। तो अब देखिए, अमन का है 8 ग्राम तो इसको एनीमिया है, राधिका को है 10 ग्राम तो इसको भी एनीमिया है, सुरजीत को 14 ग्राम है तो इसको एनीमिया नहीं है, मारिया को 6 ग्राम है तो इसको भी एनीमिया है। तो एनीमिया किसको किसको है? अमन, राधिका और मारिया। अमन, राधिका और मारिया। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, चिड़ियों के आँखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, चिड़िया की आँखें, जो पक्षी होती है ना, तो पक्षी देखिएगा, पक्षी इस तरह रहता है, तो पक्षी की आँखें सिर के दोनों तरफ रहती है, सिर के दोनों तरफ, एक इधर और एक उधर।
तो इसीलिए ये दोनों तरफ जो आंखें होती है, तो इसलिए इधर के आंख से इधर वाला वस्तु और इधर के आंख से इधर वाला वस्तु, कहने का मतलब कि चिड़िया एक ही वक्त में दो अलग अलग चीज़ों को देख सकती है। दूसरा जो है, अब इसके ये जब भी कोई चीज़ आसपास की चीज़ें देखती है चिड़िया, तो अपने गर्दन को हमेशा हिलाती है। कारण क्या है कि इसके आँख की पुतली घूमती नहीं है। तो यही दो कथन इसके बारे में सही है। सभी चिड़ियों के अपने सिर के दोनों तरफ आँखें होती हैं। क्या सभी चिड़ियों के सिर के दोनों तरफ आँखें होती है? नहीं, उल्लू का आँख आदमी की तरह सामने होता है। तो ये कथन क्या है? 100% सही नहीं है, यानी गलत है। चिड़िया दो विभिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती है। अभी बताएं कि चिड़िया जो है दो वस्तुओं को एक ही समय में देख सकती है मैक्सिमम। तो ये भी कथन सही है इसके बारे में। तो यानी क्या, सॉरी, ये भी कथन क्या है? नहीं कर पाती है कह दिया ना, तो ये भी क्या है? गलत है। यानी S1 और S2 दोनों गलत हैं। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, बाघों के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करता? देखिए, सबसे पहले तो मदद क्या करता है कि शेर को मूंछ होता है। जब वो अंधेरे में चलता है तो मूंछ को क्या करता है? आगे करते हुए चलता है। और जब वो आगे करते हुए चलता है तो किसी जानवर भी या वस्तु में उसका मूंछ सटता है, तब उसको पता चल जाता है कि ये वस्तु है या जानवर है। तो मूंछ से भी पता चल जाता है। दूसरी बात, इसका सुनने का क्षमता बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण होता है। यदि पत्ता हवा से सरसरा रहा है तो ये समझ जाएगा कि हवा से सरसरा रहा है, या किसी पत्ते पर कोई दूसरा जानवर चल रहा है तो ये फर्क कर लेता है दोनों में कि जानवर चल रहा है या हवा से सरसरा रहा है। और इसका सुनने की तीव्र क्षमता तो होता ही है। संवेदनशील गलमुच्छें, गलमुच्छें जो बोल रहे थे मूछें, वही है गलमुच्छें, तो ये संवेदनशील होता है। विभिन्न दिशाओं में कानों की गति, अपने कान को भी घुमा लेता है, कान को भी नहीं घुमाते हुए देखता है। इधर से आवाज़ आएगा तो इधर कर लेगा, इधर से आवाज़ आएगा इधर कर लेगा, तो कान को भी ये घुमाता है। जोर की गर्जना, सुनने की तीव्र आवाज़, तो ये तीन चीज़ जो है ना, 1, 2 और 4, ये तीनों जो है उसको शिकार पकड़ने में रात के अंधेरे में मदद करता है। लेकिन जोर से गरजेगा, गर्जन उसका कोई मतलब नहीं है शिकार से। तो आप पूछ रहा है क्या कौन नहीं करता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। देखिए, एक तरफ दिया हुआ है राष्ट्रीय पार्क और दूसरी तरफ भारत के राज्य। यहाँ नंबर लिखना छोड़ दिए हैं, 1st, 2nd, ये है 3rd और ये है 4th। देखिए, जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। काजीरंगा असम में। रणथंभौर राजस्थान। गिर गुजरात। तो अब मिला लीजिए जिम कॉर्बेट, यानी A का 2 इसमें भी है, A का 2 और किसी में नहीं है, यानी A का 2, B का 1st, C का 4 और D का 3। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, अब देखिए यहाँ से आपका 15 EVS पेडागोजी है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और यही स्कोरिंग टॉपिक रहता है। वो वाला प्रश्न तो सबको याद है, सब पढ़ लेता है, सब मार भी लेता है। लेकिन ये वाला जो है ना EVS पेडागोजी, उसी को समझ में आता है जो EVS पेडागोजी का क्लास किया हुआ रहता है या उसका कॉन्सेप्ट समझा हुआ रहता है। तो आपको हम डिस्क्रिप्शन लिंक में EVS पेडागोजी का हम कुछ टॉपिक दे देंगे। आपका 15 में से 12 से लेकर 15 के बीच में डिफिनिट आएगा EVS पेडागोजी। तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहाँ पर आपको मिलेगा EVS पेडागोजी नाम से 3-4 वीडियो, मात्र 3-4 वीडियो देख लीजिए। और चाहें तो आप उसका फेयर भी बना सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। तो ये देखते हैं, जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाते हैं तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं? बच्चों को जानवरों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना, बच्चों को मज़ेदार तरीके से सीखने का मौका देना, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना। हम टूर पर इसलिए बच्चे को ले जाते हैं कि कक्षा में जो हम उसको बता रहे हैं और वास्तविक जीवन में जब वो जाकर देखेगा तो दोनों में क्या करेगा, संबंध स्थापित करके ज़्यादा यानी बेहतर अधिगम कर सकता है। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, रमेश अपनी कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। खोजपूर्ण यानी ऐसा प्रश्न पूछता है जो उसका खोजी है, जिज्ञासा है खोजने का।
उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों के किस कौशल के विकास का नहीं है, विकास का नहीं है, यानी को 3 को है, 1 नहीं है। प्रदर्शन कौशल, अवलोकन कौशल। खोजी प्रश्न में क्या होता है कि बच्चे अवलोकन करते हैं, रचनात्मक करते हैं, सुनने का कौशल विकसित होता है। प्रदर्शन कौशल नहीं है, यानी प्रदर्शन कौशल नहीं है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन से समस्या समाधान के गुण हैं? समस्या समाधान करना है तो सृजन, चयन, भाषण, लेखन। आप भाषण दीजिएगा तो किसी समस्या का समाधान हो जाएगा, आप लिख लीजिएगा तो समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं। क्या कीजिएगा, आपके अंदर क्रिएटिविटी होना चाहिए और आप उस समस्या का चयन करते हैं, यानी समस्या समाधान करने के तरीकों का चयन करते हैं, तभी आप कर सकते हैं। यानी ए और बी आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा। देखिए, अब ईवीएस शिक्षक बच्चों को किस भाषा में पढ़ाएगा? एनईपी 2020 भी कहता है कि बच्चे को आप मातृभाषा में पढ़ाइए। मातृभाषा हम हिंदी को नहीं कह सकते। यदि हम पैदाइशी जन्म से ही हिंदी सीख रहे हैं तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए मातृभाषा है। लेकिन मान लिया जाए कि हम खोटा, नागपुरी, असमी, जो कुछ भी भाषा हम जन्म के समय सीख रहे हैं, जन्म के बाद पहली भाषा जो सीखते हैं हम, उसी को कहते हैं मातृभाषा। तो एनईपी 2020 भी कहता है कि बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाना है, बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाना है। इसलिए मातृभाषा में पढ़ाएंगे कि हम जो कुछ भी उस भाषा वो सीख चुका है, जो कुछ भी उसके भाषा में बोलेंगे तो वो कॉन्सेप्ट को ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकता है। और दूसरी बात क्या है कि ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, औपचारिक एवं परिभाषा ऊपर बल देने वाली होनी चाहिए। औपचारिक एवं परिभाषा ऊपर बल देने वाली होनी चाहिए, ये नहीं है। बच्चों के लिए कठिन होनी चाहिए ताकि वो समझ ना पाए। अरे भाई, आपको भाषा आप कठिन हो जाएगा, बच्चे के लिए समझ ही नहीं पाएगा तो कोई मतलब ही नहीं रहता है सीडीपी के हिसाब से। बच्चों की दैनिक या रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। प्राविधिक प्राकृतिक की होनी चाहिए, यानी जो विधिक है वो प्राकृतिक का, यानी क्या होगा, 3 नंबर होगा कि जो दैनिक या रोजमर्रा की भाषा है उसी से संबंधित होनी चाहिए जब हम बच्चों को ईवीएस पढ़ाएंगे। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, आकर्षण एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है क्योंकि वे। आकर्षण एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री, यानी जो ईवीएस का सामग्री है वो आपका आकर्षक होना चाहिए, प्रासंगिक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं, अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं, शिक्षकों को शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में सहायता करते हैं, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करते हैं। जब आपका सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री आकर्षक होगा तो 2 चीज़ें होगा, एक सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करेगा, दूसरा अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं। ये दोनों होगा, लेकिन बेहतर दोनों में, जैसा कि आप लोग को पता होता है कि सीटेट हमेशा बेहतर आंसर खोजता है। दोनों सही हो सकता है, लेकिन बेहतर कौन हो सकता है? अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं। जो आकर्षक हो, प्रासंगिक हो, तो वो अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, ईवीएस शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान कीजिए। न्यूनतम, जो सबसे कम इम्पोर्टेंट है। विद्यार्थियों से परिचर्चा, यानी बात विवाद करें, बातचीत करें, तो ये जरूरी है। अब कम, ये कम सबसे है या नहीं ये देखना है। कार्य पत्रों पर चित्रों और रूपरेखा को बनाना, कोई है वर्कशीट है उस पर हम क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे, आरेख खींचेंगे, डिजाइन बनाएंगे, ये भी कर सकते हैं दोनों। अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना, बाप रे बाप, यहाँ सजा देने की बात जैसे आ जाए तो एकदम उसको कम मान लीजिए, इससे बड़ा कोई कम नहीं है, इससे इम्पोर्टेंट कोई कम नहीं है इस प्रश्न के हिसाब से। विद्यार्थियों को बाहर प्रकृति की सैर पर जाना, ये तो है ही, ये होगा। लेकिन अवज्ञाकारी, यानी जो आज्ञा का पालन नहीं करता उसको पीट दें, सजा दे दें, ये कम महत्वपूर्ण है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानी। देखिए, एनईपी 2020 जो है, एनईपी 2020 नहीं, एनसीएफ 2005 जो है, ये कहता है कि ईवीएस की किताब में पहेली होगा, कविता होगा, कहानी होगा, किस्सा होगा, सब होगा। क्यों होगा?
किस लिए? कि विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करने के लिए हम थोड़े डाल देंगे ये सब चीज़। विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना, विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना, भ्रमित शब्द नहीं, और स्वयं आनंदित होना ये भी नहीं। विद्यार्थियों के खेल खिलाना, खेल से भी नहीं। क्या होगा? विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित हो, इसलिए हम जो है पहेली पूछते हैं ना हम लोग, बुझावल जिसको कहते हैं, वो पूछते हैं तो दिमाग पे जोर लगाता है, क्या हो सकता है भाई, क्या हो सकता है। ये क्या है? तर्क शक्ति को, तर्क क्षमता को बढ़ाता है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा सूचना के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न संकेतक है क्या चीज़ का? देखिए, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा सूचना के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न संकेतक है विद्यार्थियों की जिज्ञासा के, विद्यार्थियों के समझ में अंतर के, शिक्षक की क्षमता के। ये तीनों में से कौन सही है? देखिए, शिक्षक की क्षमता से कोई मतलब ही नहीं, ये क्या है? सी नंबर गलत है। अब विद्यार्थियों की जिज्ञासा के और विद्यार्थियों के समझ में अंतर के, तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1, ए और बी। अगला प्रश्न है, गलत कथन का चयन कीजिए। ईवीएस एक अंतः विषयक विषय है। सही बात है, अंतः विषयक, कई विषय इसमें शामिल है। एनईपी यानी एनसीएफ 2005 जो है, ये कहता है कि ईवीएस किताब पहला और दूसरा के लिए होगा नहीं, तीसरा चौथा और पांचवा के लिए होगा, तो 3 विषय का अंतःविषयक होगा, विज्ञान का, सामाजिक अध्ययन का और पर्यावरण के मुद्दे, 3 चीज़ें। तो इसीलिए ये विषय क्या है? अंतःविषयक है। ईवीएस पढ़ना पढ़ाना स्थानीय संसाधनों के माध्यम से होना चाहिए। सही बात। जब हम पर्यावरण पढ़ाएंगे तो पर्यावरण जो आसपास है, लोकल में है, उससे संबंधित होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। ईवीएस मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है। कक्षा 1 और 2 में ईवीएस शिक्षण भाषा और गणित के माध्यम से होना चाहिए, ये भी सही है। ईवीएस किताब जो है पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के लिए होगी नहीं, लेकिन बच्चे पढ़ेंगे गणित और किससे? भाषा से, तो ये भी सही है। लेकिन ये गलत है। जैव विविधता का मतलब क्या? कि इतना जो बायोडाइवर्सिटी है, यानी जीव जंतु, पेड़ पौधे में विविधता, जंतु में विविधता, सिर्फ उसी को पढ़ाएंगे तो पर्यावरण है? नहीं। क्या है कि भोजन है, मिट्टी है, हवा है, पानी है, आसपास का पर्यावरण है, वो सब शामिल है, सिर्फ इतने भर शामिल नहीं है। तो आपका कह रहा है गलत कथन, तो आपका गलत कथन क्या है? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा के औसत छात्रों के लिए क्या करेंगे? यानी जो एवरेज स्टूडेंट है, ना तो ज़्यादा मंद बुद्धि है ना ज़्यादा तेज है, उसके लिए आप क्या करेंगे? उन्हें कई बार अवधारणा लिखने के लिए कहेंगे, ये नहीं करेंगे, नहीं, बार बार लिख कर आओ। उन्हें पहली पंक्ति में बैठाकर लगातार मार्गदर्शन करना, उसको पहली पंक्ति में भी बैठाकर भेदभाव नहीं कर सकते। उनके कमज़ोर पक्षों को ढूंढना एवं सुधारने के समाधान खोजना व लागू करना। नहीं, अब बच्चा जो नहीं सीख पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, तो उसका वो कमज़ोर पक्ष है क्या, उसको खोजेंगे और उस कमज़ोर पक्ष को सुधारेंगे और उसका समाधान खोजेंगे और उस समाधान को लागू भी करेंगे ताकि बच्चे बेहतर सीख सके। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है। औपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिक विद्यालय शिक्षा। तो ये पर्यावरण अध्ययन जो है औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह का शिक्षा है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है जब शिक्षक जोर डालते हैं किस पर? संवाद पर, लिखित एवं मौखिक परीक्षा पर नहीं, पाठ्य पुस्तक पर खाली किताब पढ़ा देंगे हो जाएगा, कंपटीशन पर यानी प्रतिस्पर्धा पर, ये भी नहीं, संवाद पर। जब संवाद अच्छा हो, बातचीत अच्छा हो, वार्तालाप अच्छा हो, बहस अच्छा हो, तब ईवीएस जो है ना बच्चे ज़्यादा समझते हैं। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, उपाख्यानात्मक अभिलेख में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? आपके सवाल में क्या है? नहीं है। उपाख्यानात्मक मतलब क्या? एक तरह से रिकॉर्ड अभिलेख रखेंगे बच्चे का, क्या करेंगे? समस्याओं पर केंद्रित होना चाहिए। अब उपाख्यान उसका लिखेंगे तो समस्या पर सिर्फ केंद्रित करेंगे, ऐसा नहीं। निर्णायक होना यानी ये भी नहीं। बच्चों की ताकत और कमजोरियों को पहचानना, हम उसका रिकॉर्ड जब रखेंगे तो बच्चे किस चीज़ में मजबूत हैं, उसमें क्या कमजोरी है, इस चीज़ को लिखेंगे। बच्चों की रुचि और जिज्ञासा को पहचानना, किस बच्चे की रुचि
किस अवस्था की बच्चे किस में इंटरेस्ट लेते हैं, वो क्या जानना चाहते हैं, ये दोनों हो जाएगा। लेकिन ये दोनों नहीं होगा, पूछ रहा है नहीं, तो नहीं में ए भी नहीं होगा, यानी आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस की कक्षा में एक शिक्षक चर्चा करता है कि घर की मक्खी बीमारियां फैलाती है। चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त सीखने का संसाधन होगा अखबार, फ्लैश कार्ड, स्लोगन, पोस्टर्स। अखबार से हम सीख सकते हैं, फ्लैश कार्ड को हम बनाएंगे, स्लोगन हम बनाएंगे, स्लोगन पोस्टर्स हम बनाएंगे। इसका आंसर सीटेट भी रखा है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, खेल खेल में पाठ पढ़ाते हुए सरिता विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाती है। सरिता हो सके टीचर होगी, टीचर है ही, और उन्हें अलग अलग दिनों में विभिन्न खेल खिलाती है। मीनू उसी पाठ को अलग अलग खेलों के चित्र कार्ड को दिखाकर विद्यार्थियों को पढ़ाती है। विद्यार्थियों को अधिकतम शामिल करने में कौन ज़्यादा प्रभावशाली रणनीति का उपयोग कर रही है। यानी एक क्या कर रही है, पाठ को पढ़ाने के लिए फील्ड में ग्राउंड में ले जाती है और अलग अलग दिन में अलग अलग खेल खिलाती है। दूसरा, सिर्फ एक दूसरी टीचर जो मीनू है, मीनू क्या करती है, क्लास में ही फ्लैश कार्ड या बोर्ड वगैरह दिखाता और उसके खेल के बारे में सिर्फ बताती है। तो बच्चे को बता रहे हैं, ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन फिजिकल उसका नहीं हो पा रहा है। तो सरिता क्या कर रही है, बेहतर कर रही है, मीनू नहीं कर रही है। परिस्थितियों पर निर्भर करता है, दोनों सरिता और मीनू नहीं, यानी सरिता बेहतर कर रही है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। तो ये था 28 दिसंबर 2022 को पूछे गए ईवीएस और ईवीएस पेडागोजी के 30 में से 30 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषण। और जो वीडियो को देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं और सब्सक्राइब करना भूल गए हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।